हेलो, एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं 2025 के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं फिजिक्स एडवांस के जेईई एडवांस के, उस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज़ अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम जिसमें कि हम लोग एक मास जो कि 2 स्प्रिंग्स जुड़ा हुआ होता है उस तरह का है। अभी तक आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मान लीजिए आपने कहा एक मास है, उसके साथ एक स्प्रिंग इस तरह जुड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग इस तरह जुड़ा हुआ है, दोनों सरफेस पे हैं इस तरह से, और इस मास को आप बताएँ कि इसके ऑसिलेशन के क्या-क्या असर पड़ेगा। मान लो इन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। ये एक लीनियर वर्जन होता है जहाँ की जस्ट टू एंड फ्रो मास मूव करता है और आप K1 K2 देखते हो, एक कंप्रेस होता है, एक एक्सपेंड करता है। ये जो प्रॉब्लम है ये उसी इसी तरह सिचुएशन का एक रोटेशनल वर्जन है। मतलब अब की बार क्या हुआ, यहाँ मास नहीं है, एक सिंपल मास ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ एक रॉड है। ये आप जो देख रहे हो ये एक रॉड है और इस रॉड के अधर राइट साइड में एक स्प्रिंग लगी है, लेफ्ट साइड में एक स्प्रिंग लगी है। इस क्वेश्चन को सीधे टूट करके सॉल्व करना शुरू कर देने से पहले थोड़ा-सा जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसके साथ अगर हम इसको एसोसिएट कर पाएँगे तो हमें लगेगा कि बहुत भयानक प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ वेरी सॉल्वेबल, वेरी टेकेबल प्रॉब्लम। जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है आपके पास फिगर 1, फिगर 2 ये 2 फिगर हैं और ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ओ डैश, ठीक है? ये देखो ओ डैश एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, हिंज्ड एट पॉइंट O एंड हेल्ड इन प्लेस वर्टिकली बिटवीन 2 वॉल्स यूजिंग 2 मासलेस स्प्रिंग ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये दोनों स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और एक बीचों बीच में है। तो एक दीवार नंबर 1 है, दीवार नंबर 2 है और आपका जो रॉड है, ये जो रॉड है ओ डैश, ये इन 2 स्प्रिंग के सहारे ऐसे टिका हुआ है। तो आपका रॉड है बिल्कुल ऐसे टिका हुआ है, इधर भी एक स्प्रिंग लगी, इधर भी एक स्प्रिंग लगी है, दोनों स्प्रिंग से वो ऐसे टिका हुआ और नीचे यहाँ पर वो कसा हुआ हिंज है, पेंच से एक मूव कर सके इस तरह से, इसलिए वहाँ पर वो उसको स्टिक कर दिया गया है। द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट एंड एट द टॉप ओर, ठीक है? मिड पॉइंट पर एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, एक ऊपर जुड़ी हुई है, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। एंड द रॉड इज मेड टू ऑसिलेट बाय अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक चीज़ समझिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होना है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रॉड इज F1, ठीक है? इस समय जब ऑसिलेट करेगा तो उसका फ्रिक्वेंसी F1 होगा। ऑन द अदर हैंड इफ बोथ द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द, अच्छा अब अगर हम स्प्रिंग को खिसका के नीचे ले आएँ, अब दोनों स्प्रिंग मिड पॉइंट पर ही हैं। देखो दोनों स्प्रिंग अब यहाँ पर मिड पॉइंट पर हैं। तो क्या होगा, जैसा फिगर 2 में दिखाया गया है, एंड द रॉड इज मेड टू ऑसिलेट बाय अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज F2, इग्नोरिंग ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी, इग्नोरिंग ग्रेविटी मतलब यही है कि फ्रिक्शन भी, आप मान लो कि जो हिंज है वहाँ पर कोई फ्रिक्शन काम कर रहा होगा तो वो भी नहीं होगा। मतलब आइडियल सिचुएशन, नो डिसिपेशन की बात हो रही है। एंड अज्यूमिंग मोशन ओनली इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 बाई F2। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास 2 सिचुएशन है। एक बार रॉड को हमने क्या किया, पॉइंट O पर तो हमने इसको एक नट बोल्ट से लगा दिया तो वहाँ से हिल नहीं सकता, एक स्प्रिंग बीचों बीच में लगा दी, एक स्प्रिंग उसके टॉप पे लगा दी और फिर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया और फिर ये ऑसिलेट कर रहा है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी निकालो। और दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, उसको स्प्रिंगों को बीचों बीच में रख दिया और फिर ऑसिलेट कराया, फिर उसकी उसकी वैल्यू निकालने से आपसे पूछ रहे हैं फ्रिक्वेंसी की। जरा सा मैं इस सिचुएशन को एक बार ड्रॉ करता हूँ तब, जबकि उसमें ऑसिलेशन शुरू हो गए हैं। देखेंगे हम सीधे, भाई मैंने कहा सीधे हम प्रॉब्लम पे नहीं टूट रहे हैं, हम उसकी सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये वॉल है। अच्छा, क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से हूँ, तो मेरे सामने ये बहुत दिक्कत नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है इस तरह से कि एग्ज़ाम सिचुएशन नहीं, एग्ज़ाम सिचुएशन मेरे लिए नहीं है। तो मैं इसको जितनी गहराई से इसका पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, मैं उतने पोस्टमार्टम के साथ इसको बताऊँगा, भले आधा घंटा लगे चाहे पौन घंटा लगे। अब आपको जज करना है, आप जज करिए कि सर एक सवाल हल करने में अगर मुझे 3 घंटा पौन घंटा लगेगा तो मैं कितने सवाल हल कर पाऊँगा। तो आई एम नॉट इन क्लासरूम, आई एम जस्ट टीचिंग एंड पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन का, इसके सारे परतों को खोल करके, ताकि इससे कोई नया सवाल भी बन रहा हो, इसी क्वेश्चंस पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको मैं देखने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर क्या है बेटा कि जैसे शुरू में क्या था, आपकी जो रॉड थी वो पहले मान लो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, ऐसे सीधी खड़ी थी, लेकिन अभी क्या है, मैंने उसको तिरछा कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कितना एंगल डिस्प्लेस किया, मान लो थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पर एक आर्क, ये आर्क बना और यहाँ पर भी आर्क बना, लेकिन क्योंकि थीटा स्मॉल है, जैसे कहा गया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा अगर स्मॉल है तो जो आर्क बन रहा है इसको हम एक्स कह रहे हैं, ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर थीटा स्मॉल है तो एक्स जो है वो इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट, हालांकि उसको हम आर्क कहेंगे, कर्व होना चाहिए। जैसे कोई लाइन है ऐसे मुड़ी है, उसके बहुत छोटे से हिस्से को देखा जाए तो छोटा सा हिस्सा क्या होता है, स्ट्रेट ही तो होता है, ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो स्प्रिंग है वो पहले की तुलना में कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि इधर दबाव पड़ा है, और इधर जो स्प्रिंग है वो पहले की तुलना में एक्सपैंड कर जाएगी। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह पे, एक तो ये जगह, इस जगह पर एक आर्क बन रहा है और एक इस जगह पे आर्क बन रहा है, चूंकि दोनों स्प्रिंग एक पॉइंट O डैश पे जुड़ी है, एक
पॉइंट तो एक मिड पॉइंट पर है, ये कुछ एम पॉइंट है, ये सब कुछ पी पॉइंट कह ले, मिड पॉइंट यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो आपके पास एक ये वाला आर्क आ रहा है, इसके लिए डिस्टेंस कितनी है L/2, ठीक है। और जो ये वाला आर्क बन रहा है इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस बच्चा है L पूरा, इस तरह से। तो यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में पॉइंट O डैश का डिस्प्लेसमेंट है मान लो x, और ये जो आप एक पढ़ते हो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आर्क एक तो थीटा वही है, एक समय आर्क x है तो लेंथ L है, एक समय मान लो आर्क x डैश है तो लेंथ L/2 है। फिर ये लगातार चल रहा है, मतलब उसके बाद फिर क्या होता है, ये ऑसिलेशन ऐसे होते हैं, ये रॉड इस तरफ आती है, यहाँ पर मूव करती है, इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो ये एक्सपेंड कर जाता है, ये दूसरी स्प्रिंग कंप्रेस कर जाती है, और इस तरह से एक बार टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और आपकी स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रही है और इसकी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी F1 है। तो हमें पहले F1 कैलकुलेट करना है, यहाँ F1 कैलकुलेट कर लेंगे और इसी F1 को कैलकुलेट करने के दौरान ही हम एक रूल भी डिफाइन कर लेंगे, एक नया सा रूल भी, एक फार्मूला भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसका हम यूज करेंगे आगे जा करके। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम सेपरेटली। मैं एक जरा हल्का सा अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ये है मेरा x, ये है मेरा L, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ ऑसिलेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ x विच इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट अगर थीटा बहुत स्मॉल है, और एक यहाँ पर भी बन रहा है। इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस है L, ठीक है, और इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस है L/2, और ये पॉइंट हमारा O है और ये O डैश है जो कि इस तरह से दाएं बाएं मूव कर रहा है, और एक स्प्रिंग इधर लगी हुई है और एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई, ये भी एक स्प्रिंग की पोजीशन है। तो आप समझो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस जगह पर हम जो डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट, टिप का डिस्प्लेसमेंट है ऑफ टिप, या कह लो O डैश, वो कितना है x, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा r थीटा, ठीक है। अब फोर्स कितना इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स इन्वॉल्व कितना होगा उस स्प्रिंग को कंप्रेस करवाने में या एक्सपेंड करवाने में, इस x होने की वजह से हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स होगा अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो होगा k टाइम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने इतना इसको कंप्रेस कर दिया। तो ये जो कंप्रेस किया है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो F(kx) हो जाएगा, और जब हमने इतना फोर्स लगाया तो आप ऐसे लिख सकते हो k(r थीटा), ये हमने फोर्स लगाया, ये हमने एक फोर्स लगाया। आर की जगह पर, यहाँ पर आर की जगह पे हम एल ले लें ना, अब हम आगे लिख लेंगे, आगे हमारा आर असल में एल ही है, वो रेडियस आर की इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल वाला है, उसी से हमने आर ले रखा है अभी तक के लिए। आगे हम कहेंगे आर इज इक्वल टू एल, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, k(r थीटा). सो ऐसा करने में टॉर्क यहाँ पर कितना हुआ, क्योंकि भाई फिक्स है ना पॉइंट पे, तो एंगल घूम रहा है वहाँ पर, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा रेडियस इंटू फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा r टाइम k(r थीटा), तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा k(r² थीटा), ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, कि इस पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। टॉर्क की डायरेक्शन के इस तरह से मतलब है कि जब हमारा रॉड ऐसे गया, ये रॉड है हमारा, इस तरह तिरछा हुआ, तो एक स्प्रिंग कंप्रेस कर गई, तो इसने भी इसको वापस भेजना शुरू किया, दूसरी स्प्रिंग जो थी वो खींच गई, उसने भी इसको वापस भेजना शुरू किया। तो इन दोनों ही डायरेक्शन का मतलब क्या था कि टॉर्क इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू बोथ springs, the net torque must be in same direction, तो आपका नेट टॉर्क जो काम करेगा वो कितना होगा, नेट टॉर्क काम करेगा, पहली स्प्रिंग की पोजीशन क्या थी, k(l² थीटा), और दूसरी स्प्रिंग पोजीशन क्या थी, k(l/2) थीटा। ये है नेट टॉर्क जिस पे काम कर रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा k(l² + k(l²/4) और थीटा, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप लिखना चाहो या फोर्स इक्वेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो I टाइम अल्फा, F इज इक्वल टू ma वाला है, इज माइनस दिस k(l² + k(l²/4) थीटा, ये वही है
एफ इजिकल टू हुक्स लॉ जैसे लिखते हैं लीनियर के लिए, तो आपकी बार हुक्स लॉ लिख रहे हैं कि हम आई टाइम अल्फा इजिकल टू माइनस, और यहाँ पर ओवरऑल के कितना है, ओवरऑल के जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर जो ये है, और डिस्प्लेसमेंट जगह पे आपका थीटा है। तो एक तरह से हमने यहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल लिख दिया, दिस इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, इसको कहेंगे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, इसे हम कह देंगे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट कंडीशन, इफेक्टिवली जो यहाँ पर काम कर रही है। अच्छा, अब इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके पास हो जाएगा कि आई अल्फा इज माइनस माइनस के भी बाहर निकाल दें, के भी बाहर निकाल दें तो ये जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू थीटा। ओके, फॉर रॉड आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो आपके पास अल्फ़ा बचेगा माइनस के अपॉन आई, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 5 L स्क्वायर बाई 4 थीटा, और यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस के, और ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू 5 L स्क्वायर बाई 4 टाइम थीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, एल एल कैंसिल, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 4 m इंटू थीटा, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद करो, इस तरह का एक फार्मूला होता है कि अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बराबर है d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये होता है अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन क्या लिखी गई, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस समथिंग जिसको हम लिख रहे हैं 15k अपॉन 4m इंटू थीटा, और ये है आपका, अगर इसको हम राइट साइड में ले जाए तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो कैसे मिलती जुलती है, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा फर्स्ट फिगर के सिचुएशन के लिए जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 14k अपॉन 4m, ये आ गई। तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल लिया, एफ निकालना है तो हमें मालूम है कि ओमेगा 1 जो होता है वो 2 पाई f1 होगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15k अपॉन 4m, सपोज ये। तो फिगर नंबर 1 के लिए तो ऐसा हो गया। अब फिगर नंबर 2 में क्या है, फिगर नंबर 2 में सबसे खास बात ये है कि फिगर नंबर 2 में आपके पास जो फार्मूला आया था, जो मैंने फार्मूला लिखा था, तो आई अल्फ़ा जो लिखा था वो माइनस के, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले के लिए भी स्प्रिंग है L/2, दूसरे के लिए भी स्प्रिंग है L/2, और बाहर हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 अपॉन एम एल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 2 L स्क्वायर अपॉन 4 इंटू थीटा। तो जाएगा क्या कुछ कट रहा है, 2 यहाँ से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा L भी कट गया, तो ये बचाएगा 3k अपॉन 2m, 3k अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर हो जाएगा माइनस 3k बाई 2m माइनस 3km 2 इंटू थीटा, और यहाँ से अगर आप इक्विवेलेंट लोगे तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज़ इक्वल टू 3k अपॉन 2m, यानी ओमेगा 2 जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3k अपॉन 2m। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका रेशियो ले लेंगे। सो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज़ नथिंग बट, ये ओमेगा 1 हमने पहले निकाला है, इट इज़ स्क्वायर रूट 15k अपॉन 4m, डिवाइड कर दोगे ऊपर तो 2m अपॉन 3k। तो यहाँ से अब इसको अगर हम देखें तो 2 पाई f1 इधर कर दो, 2 पाई f2 इधर कर दो, और स्क्वायर रूट के अंदर आपको m से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, तो k से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा 5/2। तो सिंपली आपके पास आ गया f1 अपॉन f2 इज़ अंडर रूट 5/2। नाउ दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर। और ये आंसर अगर आप देखोगे तो ये आंसर आपके पास आंसर नंबर सी में ये आपको यहाँ पर मौजूद दिखेगा। तो अपना जो आंसर यहाँ से निकल के आया वो यही निकल के आया 5/2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हुए हम एक जनरल फार्मूला यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इस जगह पर हम एक जनरल फार्मूला डेवलप कर रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए जनरल फार्मूला। तो आपके लिए जनरल फार्मूला यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जनरल फार्मूला ये निकल के आ रहा है कि जब ऐसा होता है, जब इस तरह सिचुएशन होती है, तो जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है k इफेक्टिव अपॉन आई, ये फार्मूला होगा।
अब आप कहो के इफेक्टिव क्या है, तो के इफेक्टिव जो होता है वो होता है के R1 स्क्वायर थीटा प्लस के R2 स्क्वायर थीटा। अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट अगर सेम है तो के ही रहेगा। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ गाइड, मतलब आर वो रेडियस है जिसमें जो हिंज है उससे दूरी। जैसे अभी आपकी रॉड थी तो रॉड यहाँ पे था, अगर स्प्रिंग यहाँ है तो ये डिस्टेंस कितनी है L/2, तो ये आपका आर हो जाएगा। तो अब एक स्प्रिंग इधर लगी है तो एक स्प्रिंग इधर लगी है तो उसके लिए ये दूरी R1 हो जाएगी, दूसरी स्प्रिंग इधर लगी है तो ये दूरी R2 हो जाएगी। अगर स्प्रिंग ऊपर नीचे लगी है तो R1 कुछ और R2 कुछ और हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि ओमेगा जो है वो हमेशा ऐसे निकालोगे के इफेक्टिव अपॉन आई, और जहाँ के की वैल्यू जो है वो इस तरह के फॉर्मूले से दी जाएगी। तो ऐसा करके आप बहुत ही आसानी से अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपके सवाल सीधे तौर पर यहाँ से आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब अगर हम कहें सर इसमें एनर्जी रिलेशन से आप निकालें तो क्या होगा, एनर्जी फार्मूले से इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, तभी यही आएगा। एनर्जी फार्मूले से भी आपको यही वैल्यू ही अल्टीमेटली मिलेगी। इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। इन केस अगर आपको एनर्जी रिलेशन नहीं निकल पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको एनर्जी प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उन सबको यूज करके, क्योंकि यहाँ रोलिंग और फिसलन और ढकलने करने वाला बात नहीं, से हिंज से फिक्स है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा एनर्जी पर्सपेक्टिव से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।